ठीक है, अभी साफ ऑन कर दो थोड़ा सेंटर, ठीक है, रिकॉर्ड ऑन कर। IS 16 PP प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये दो चैप्टर्स हैं जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेंटरी। इसमें से आपका 20 से 30 नंबर का पेपर लाजमी बनेगा। सो जो चौथा चैप्टर हमारा मिस हो गया है, जो ग्रेड बी में है, करेक्शन ऑफ एरर, उसको हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेंटरी के चैप्टर के बाद करेंगे। उसका रीजन ये है, तो ये करेक्शन ऑफ एरर्स में इसकी एंट्रीज भी पूछी जाती है, पीपीई की भी और इन्वेंटरी से रिलेटेड भी। तो इसको पहले करके फिर वापस उस पे करेक्शन ऑफ एरर्स पे जाएंगे। उस पे पीपीई सबसे पहले, अगर आप लोग बुक सामने रखें, बुक निकालें, जी पेज नंबर 368 है, मिल गया? The asset of business are called current assets और non-current assets. IS 1 क्या नाम है जी? IS 1 का प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको बताता है कि जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं और चीजों को डिफाइन करता है। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स को डिफाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है डिफाइन? जरा पढ़ लें। करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, रिसीवेबल्स, प्रीपेमेंट्स एंड इन्वेंटरी। चार चीजें हैं आपके लिए, क्या क्या है? कैश है, रिसीवेबल्स, प्रीपेमेंट्स और इन्वेंटरी। दे आर ऑल आइटम्स दैट विल बी यूज्ड और बी कवर्ड इन शॉर्ट टर्म। ये वो आइटम्स हैं जो शॉर्ट टर्म में कंज्यूम हो जाएंगे, जिनके बेनिफिट्स हमें शॉर्ट टर्म में, जो कैश मेरी जेब में पड़ा हुआ है वो शॉर्ट टर्म में यूज हो जाएगा। जो कैश लॉन्ग टर्म में यूज होना है वो मेरे पास नहीं होगा, उसको मैंने किसी जगह इन्वेस्ट किया होगा। जो इन्वेंटरी पड़ी हुई है मेरे पास वो विद इन शॉर्ट टर्म मैंने क्या कर लेनी है? सेल कर देनी है, या फिर क्या कर देनी है? कंज्यूम कर देनी है। भाई करंट एसेट का मतलब समझ लो। करंट एसेट का मतलब है कि आपका ये वो एसेट है जो अगले 12 महीने, करंट का मतलब है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब है कितने महीने? 12 महीने तक आपको बेनिफिट दे देगा, इससे ज्यादा नहीं। रिसीवेबल्स, क्या आपको पैसे मिल चुके हैं? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, हाँ जी मिल जाएंगे ना। मौलाना फजल रहमान की मुझे फोर्स लग रही थी यार। रिसीवेबल्स से अगले 12 महीने पैसे मिल जाएंगे यकीनन। इन्वेंटरी अगले 12 महीनों में बिक जाएगी यकीनन। जो हमने, अच्छा इन्वेंटरी दो तरह की होती है, एक होती है बेचने के लिए और एक होती है यूज करने के लिए, ठीक है ना। मेरे पास एक मशीन है, मैंने वो मशीन जो है इसलिए रखी हुई है कि उससे मैंने कोई प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट बनाएगी वो भी मेरी इन्वेंटरी है, क्यों जी? वो इन्वेंटरी मैंने किस लिए रखी है? हाँ? सेल के लिए। और मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन से मैं 6 टांगों वाली कुर्सी बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी इन्वेंटरी, ठीक है ना। अब वो जो कुर्सियां बन रही है दशाम, वो मेरी इन्वेंटरी है। किस लिए बना रहा हूं? सेल करने के लिए। लेकिन इस 6 टांगों वाली कुर्सी बनाने के लिए कोई टूल यूज होगा, कोई रॉ मटेरियल यूज होगा, वो भी तो इन्वेंटरी है, लेकिन वो इस्तेमाल के लिए।
वो किस लिए है? बारह इसका मतलब है इन्वेंटरी इस्तेमाल के लिए भी होती है और में बेचने के लिए। प्रीपेमेंट्स किसे कहते हैं? आप पढ़ चुके हुए हो कि पैसे दे दिए, बेनिफिट नहीं मिला, मिल जाएगा ना, तो शॉर्ट टर्म। तो भाई करंट एसेट्स क्या है जी, जिनसे हमें बेनिफिट कब मिल जाएंगे? 12 महीने। और नॉन करंट एसेट्स कौन से बच गए पीछे, जिनके बेनिफिट हमें कब मिलेंगे? 12 महीने के बाद। नॉन करंट एसेट्स को हम दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट। दूसरा कौन सा है? इंटेंजिबल। टेंजिबल नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं जी? फिजिकल एसेट्स, जिनको आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो टच कर सकते हैं जिनको आप, ठीक है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या है? जो फिजिकली एग्जिस्ट, लाइक राइट्स, जिसमें लिखा राइट्स आपके पास, आपने फ्रेंचाइज खरीदी। फ्रेंचाइज क्या होती है? फ्रेंचाइज किसे कहते हैं? भाई एक शीला समोसे वाला है, उसकी बड़ी बिक्री है, ये बड़ा फेमस है, गुडविल नहीं है। आपने कहा है कि शीला भाई मुझे आप अपनी क्या दे दें? फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइज में शीला भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप उसका नाम यूज, तो आपके पास आप उसको पैसे देंगे, बदले में आपको राइट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट्स टू यूज द नेम ऑफ फ्रेंचाइजर। ठीक है। इसी तरह आपने सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं, इंटेंजिबल्स वो तमाम एसेट्स हैं, एसेट्स, ठीक है ना, मैं बताता हूं उसमें। आप कराची किंग्स ने बहुत ही अजीम खिलाड़ी हसन अली को एक्वायर कर लिया 30 करोड़ में। मैंने इसलिए बोला अजीम खिलाड़ी, आप समझते नहीं है बात। अब हुआ इस तरह से, ठीक है, वो बेसिकली वकार यूनुस ने, वो एक बड़ा फेमस पिक हुई थी, आपको अगर याद हो, हसन अली की जब शादी हुई थी तो वकार यूनुस उसे हाथ में ला रहा था, तो नीचे बड़ी जबरदस्त किसी ने कोटेशन लिखी थी, उतरते ही तेरी जिहो जी हरकतां ने ना तू स्पिन बॉलिंग करानी है। तो अब कराची किंग्स के पास उसने क्या, उसने बंदा खरीदा है या कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है? बंदा नहीं खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट। उसके पास राइट्स आ गया है किस चीज का, कि ये खिलाड़ी अब हमारे लिए खेलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम खरीदते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल। वो भी क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल। आपने तेल निकालना है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तेल निकालने के लिए गवर्नमेंट से क्या देना पड़ेगा? लाइसेंस। क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे ही नहीं है कि जी 4 कुदाले लेके किसी भी जगह पे शुरू हो जाए तेल कटो किलो। पहले गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा? परमिशन, लाइसेंस। जब आपके पास लाइसेंस आ जाएगा तो आपके पास राइट्स आ जाएगा। इस चीज का राइट्स आ जाएगा कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप। तो लाइसेंस लिखते जाओ एग्जांपल्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स नहीं, पेटेंट कॉपीराइट होता है उसका नहीं, पेटेंट होता है चांदनी चौक पे अगर आप जाएं आगे तो खबे पास 2 दुकानें आती हैं। एक पे केएफसी वाले बावे का कजन है, दूसरी पर केएफसी वाले बावे का दलपोतरा है, मामू। हाँ सही। एक ने लिखा हुआ है चेहरों से पहचानिए, एक ने लिखा हुआ है असली मामू बर्गर 1992 से, ठीक आ रहा है ना। और एक ने लिखा हुआ है, जो नहीं, किसी ने लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड शुदा,
आप अपना जो तरकीब है ना, जो पेटेंट किसे कहते हैं, आपकी कोई तरकीब है जो आपने प्रोडक्ट बनाई है, उसकी कोई तरकीब है, उसको आप क्या करवा लें जाके, रजिस्टर। ठीक है ना। आप अपने पेटेंट का नाम आंगलू बांगलू रख लें, और उसको लेके क्या करवा लें, रजिस्टर। रजिस्टर करवाने का फायदा ये होगा भाई, अब कोई भी और बिजनेस आपकी इस तरकीब को यूज अगर करेगा तो लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पेटेंट्स को रजिस्टर करवाने के बाद आपको पेटेंट्स के राइट्स मिल गए। ठीक है। अच्छा, आप अपना पेटेंट बेच भी सकते हैं। पेटेंट तो जो खरीदेगा उसके पास राइट आ गया कि वो आपका पेटेंट यूज कर सकता है। कॉपीराइट्स, अगली एग्जांपल लिखें, कॉपीराइट्स। जग्गा बदमाश नामी फिल्म पाकिस्तान में सिवाय सिनेमा हॉल्स के किसी भी जगह पर दिखाई नहीं जाएगी। रीजन भी उसके साथ कॉपी राइट। ठीक है। और अगर किसी ने दिखाई, सीडी पर अवेलेबल हुई, किसी जगह पर भी हुआ, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये कॉपीराइट्स है। ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल आती है। सब नॉलेज है, नॉलेज भी इंटेंजिबल है। नॉलेज से आपको फायदा होता है ना, नॉलेज जब आप गेन करते हो इससे भी आपको फायदा होता है। अच्छा, अब जरा नीचे आएंगे, जरा उसकी डेफिनेशन देखें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कंपनी जब खत्म हो जाएगी ना तो उसके इंटेंजिबल एसेट की वर्थ जीरो हो जाएगी। याद रखना, लिखने इसको, the value of the worth of intangibles will be zero upon the liquidation of business. यार इंटेंजिबल्स क्या है? इंटेंजिबल्स कोई नजर आने वाली चीज है? ये तो कोई नजर नहीं आने वाली चीज है। तो ये कब तक एग्जिस्ट करेंगे? जब तक आप उन्हें चुप के रखेंगे, बस यही बात है ना। क्यों जी? ठीक है ना। जब तक आप अपने बिजनेस में हैं तब तक आपका इंटेंजिबल जिंदा रहेगा। जैसे ही वो बिजनेस खत्म हुआ आपका इंटेंजिबल भी क्या हो गया। लेकिन यही चीज इंटेंजिबल के साथ नहीं है। टेंजिबल एसेट के साथ ऐसा नहीं है। टेंजिबल एसेट्स लिक्विडेशन के बावजूद भी अपनी एक वर्थ रखते हैं। अब आपने 40 करोड़ की गुडविल एक्वायर की। कितने की? 40 करोड़ की बिजनेस की गुडविल एक्वायर की। जब बिजनेस खत्म हो गया तो वो गुडविल किसी खाते में जाएगी? कोई खरीदेगा उसको? खत्म। लेकिन आपने जो बिजनेस एक्वायर किया था उसका एक प्लांट था 10 लाख रुपए का, क्या वो खत्म हुआ? वो तो है वहां। तो टेंजिबल एसेट्स क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि ये खत्म। इनटेंजिबल एसेट्स आपके लिक्विडेशन पे खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है ना जी? नहीं सर। कितने का है? 100 का है। अच्छा जी, तो 1000 का भी है। ये टेंजिबल है, नॉन इंटेंजिबल है? हाँ जी, इंटेंजिबल है। ठीक है, याद रखना, ये इंटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है। ठीक है। ये नोट आपके जेब में अगर पैसे ना हो तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो फिर कैसे नोट तो फिर टेंजिबल ना हुआ ना। सर ये एग्जांपल आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी है, हमारे पास तो नहीं क्रेडिट कार्ड ना हो। Being an accountant, you should know the difference between intangible and intangible assets. सबसे important element to tell, ठीक है जी? क्या बगैर पैसों के पेमेंट नहीं होती? कार्ड से हो सकती है, कार्ड ना भी हो, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होते। ये मीडियम है। ये जो पैसे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? मीडियम। मीडियम क्या होता है? जरिया।
आप अपना नोट निकालेंगे, उस नोट के ऊपर एक लाइन लिखी है, वो क्या लिखी हुई है हमें नजर पता करती है कि जी ये जो पैसे हैं, ये पैसे बजाते खुद कुछ भी नहीं है, ये कागज है, ठीक है ना। बेसिकली ये एक रसीद है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि वो इस रसीद को दिखा के इस रसीद की वैल्यू जितने चीजें ले सकें। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि जी 100 रुपए का नोट खत्म हो गया है, फिर हमारे पास तो है ही नुकसान हो जाएगा नहीं तो 100 रुपया बेसिकली वर्थलेस हो गया ना, वर्थलेस हो गया ना। तो अभी मैंने बताया था कि टेंजिबल एसेट्स वर्थलेस नहीं होते। अब समझ में आ गई बात, ठीक हो गया ना। गोल्ड वो टेंजिबल है, वो इंटेंजिबल नहीं। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैसे को ऑब्सोल्यूट कर भी दे रुपए को, लेकिन गोल्ड तो ऑब्सोल्यूट नहीं कर सकता ना भाई। गोल्ड तो हजारों लाखों सालों से इस्तेमाल हो रहा है, आगे भी इस्तेमाल होता रहेगा, उसकी तो वर्थ क्या है रहेगी। समझ में आएगी बात। तो ये मैंने एग्जांपल खास तौर पे इसलिए दी है ताकि आप लोगों को समझ में आए पैसा क्या है, इंटेंजिबल, ठीक है ना। पैसा इंटेंजिबल है, ठीक है। बैंक जो मर्जी है, कैश किसी भी फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है, सब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इंटेंजिबल। यार आपने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, क्या किया, कंपनी डूब गई, शेयर्स की वर्थ कितनी होगी, बस खुद ही समझ जाओ बात को, समझ गए ना बात को, ठीक है ना। तो इंटेंजिबल। अच्छा ये मुझे बताएं कि ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो तरह के बिजनेसेस हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस और दूसरे सर्विसेज हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो टैंजिबल्स में डील करते हैं मेनली, और जो सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो किस में डील करते हैं, इंटैंजिबल्स में। मुझे आप ये बात बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है उसके ज्यादा एसेट्स टैंजिबल नेचर के होंगे या इंटैंजिबल के, टैंजिबल, रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी, प्लांट मशीनरी, टैंजिबल, बिल्डिंग वगैरह। लेकिन आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो इंटैंजिबल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इनोवेशन क्या, R&D एक्सपेंडिचर, R&D किसे कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किए बगैर क्या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर्वाइव कर सकता है? क्या टोयोटा कार मैन्युफैक्चरर, क्या होंडा कार मैन्युफैक्चरर बगैर R&D एक्सपेंडिचर इनकर किए सर्वाइव कर सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि भाई बेशक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस हो, एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों जरूरी है। तो इंटेंजिबल एसेट्स किस लिए जरूरी है, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ। इंटेंजिबल एसेट्स किस लिए होते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बेहतर करने के लिए। स्टाफ ट्रेनिंग टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है, इसका फायदा अभी मिलेगा या फ्यूचर में। अब समझ में आ गई बात, मार्केटिंग टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है, फायदा कब होगा, फ्यूचर में, अभी फ्यूचर में। सर्विसेज इंडस्ट्री पे आओ, सर्विस इंडस्ट्री के पास ज्यादातर एसेट्स इंटेंजिबल होंगे लेकिन वो भी टेंजिबल रख लेगी। क्यों, जिस दिन उसका बिजनेस बैठ गया उसकी बैलेंस शीट कितनी हो जाएगी, तो वो अपने बिजनेस को उसका बिजनेस किसी भी टाइम बैठ सकता है ना, तो भाई उसको क्या करना पड़ता है, वो किस में इन्वेस्टमेंट करता है, टेंजिबल में। वो किस में इन्वेस्टमेंट करता है, वो करता है टेंजिबल में। इसका मतलब है टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी जगह पे क्या है, एक इंपॉर्टेंस है। अच्छा ये बताया मुझे, ये जो खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस इंडस्ट्री है? हाँ जी,
हाँ जी, हैं सर्विस सर्विसेज यस सर कैसे? सर प्रेशर खाना बनाते खाना हैं। खा लिया, वर्थलेस हो गया, बात खत्म। खाना खा लिया, वर्थलेस हो गया, बात खत्म। इंटेंजिबल है, सर्विसेज है, सर्विसेज है, खाना पीना जो भी है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता। आप लोगों ने शायद किसी स्टडी में पढ़ा हो, डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हेट्रोजीनिटी, हेट्रोजीनिटी क्या होती है कि जब आप एक गाड़ी है ना, उस गाड़ी का अगर 2020 मॉडल है तो वो 1, 2, 3 सब मॉडल एक जैसे होंगे, ऐसी बात है। लेकिन अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो एक जैसी, वो हर दफा क्या होगी, वेरी करती है, डिफरेंट होती है। इसी तरह आप जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं ना, उनको आप एडवांस में बुक कर सकते हैं ना। क्या आप ऐसे कह सकते हैं, यार मेरे वास्ते ना 2 खाने संभाल के रखी, मैं मंगल वाले दिन आऊंगा ना तो तेरे से मैं ना जुमे वाले दिन का जो जुमे वाला खाना है ना वो मैं ले लूंगा। मतलब क्या बातें हो रही हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि यार मुझे ना 1 जनवरी 2021 को बड़ी सख्त भूख लगनी है तो तू एक काम कर, मेरे लिए 2 प्लेटें इसकी पैक करके ना साइड में रख दे। ऐसा पॉसिबल नहीं। और तीसरी चीज होती है पैरिशेबल। पैरिशेबल, पैरिशेबल क्या होता है, खाया खत्म। हाँ, अगर तो आप बकरे हैं या फिर आप बैड़े हैं तो फिर तो ये है कि फिर आप उसको रिमाइंड करके, जुगाली करके, बड़े तेज होते हैं वो, पहले फटाफट खा जाते हैं, उसके बाद जब सुकून से बैठते हैं उसके बाद उसको रिमाइंडर में लेकर आते हैं। यही चल रहा है ना उसमें, ठीक है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे, PPE are the assets for use in the production or supply of goods or services। सबसे पहले डेफिनेशन कैसा पढ़ेंगे, ये किस लिए यूज हो रहे हैं जी, कहाँ यूज हो रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स में, प्रोडक्शन में, रेंटल्स टू अदर्स में, और क्या है, and are expected to be used more than 1 period। एग्जांपल लिखते जाएंगे साथ साथ, एग्जांपल लिखते जाएंगे। प्लांट मशीनरी, व्हीकल्स, लॉरीज, एडमिन बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फैक्ट्री प्रेमिसेस, फैक्ट्री प्रेमिसेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द बिल्डिंग, एक्सटेंशन वगैरह। हाँ, एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन अलग है, स्ट्रक्चरल चेंजेस अलग है। मैंने एक बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग को मैं बगैर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता, तो वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस मुझे करनी पड़ेंगी वो भी किसकी डेफिनेशन को पूरा करेंगे। मतलब मुझे 2 दीवारें लगा के ये हॉल बनाना पड़ेगा और इस तरह करना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं आपके पास। और कीप इन माइंड, लाइफ कितनी होनी चाहिए, मोर देन। अब मुझे ये बताएं, इन्वेंटरी और पीपीई में क्या फर्क है। सर पीपी तो मैं तो हर चीज सेफ की नहीं है, तो सर इन्वेंटरी बेसिकली हमने मेरी नहीं है, मैंने जो चीज सेल करनी है। इन्वेंटरी यूज में आती है बिजनेस में, फॉर सेल पर्पसेस, दोनों मैंने बताया है, दो पर्पसेस, यूज में भी आ सकती है और सेल भी।
तो इन्वेंटरी और पीपी में क्या फर्क है? ये फर्क है ईयर का। इन्वेंटरी जो है वो आपने कब कंज्यूम कर लेनी है? 12 महीने के अंदर अंदर। तो पीपी कब कंज्यूम होगा? मोर देन 1 ईयर। ये फर्क है, ठीक है। वो करंट एसेट और आगे बढ़ेंगे रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब होता है दशान के भाई आपने कब पीपीई को एसएफपी में लिखना है। रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? कब पीपीई को आपने एसएफपी में पढ़ेंगे जरा इससे रिलेटेड। दो कंडीशन है जी। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दो कंडीशन आ रही है आपके पास। पहली कंडीशन क्या है जी? जब आपको ये प्रोबेबल हो जाए कि आपको इनफ्लोज मिलेंगे। प्रोबेबल का मतलब लिख ले सर्टन, श्योर हो जाए कि आपको इससे इनफ्लोज मिलेंगे ही। अच्छा, अब एक बात याद रखना, इनफ्लोज कमाने के दो तरीके हैं। क्या है? एक है क्या कर दो एसेट को, दूसरा क्या है? यूज में ले लो। ठीक है ना? अच्छा, इन दोनों में से विच वन इज बेटर? हायर ऑफ। जो इन दोनों में से क्या होगा? ज्यादा। भाई सीधी सी बात है, मुझे जहां बेनिफिट नजर आएगा मैं उस तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, तो इनफ्लो मुझे कहां से मिल सकता है कि यूज से, या फिर मैंने एक चीज खरीदी है 50,000 की, कोई एसेट है, ठीक है ना, तो मुझे उससे इनफ्लो मिलेंगे अगर सेल करेंगे यूज करेंगे। लेट्स से मुझे नहीं पता मैंने इसको यूज करना या नहीं करना, क्या मुझे इनफ्लो मिलेंगे? मिलेंगे इनफ्लो। अगर यूज नहीं तो मैं दूसरा ऑप्शन सेल वाला तो मौजूद है ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए अच्छा, दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कितने का खरीदा है? शहजाद कितने का खरीदा है? 50,000 का। तो कॉस्ट मेजरेबल है ना, इसका मतलब है रिकग्निशन हो गई है। इसको मैं अपने पास बैलेंस शीट में एज अ पीपी एसेट तौर पे लिखूंगा। ठीक है जी। आपने जी एक हॉस्पिटल बनाया, 2019 यकम जनवरी को आपने कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाई हैं 20 करोड़ रुपए की, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर 2019 तक हॉस्पिटल कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो यकीन वो इस्तेमाल में भी। तो मुझे आप ये बताएंगे 2019 में ये इक्विपमेंट्स बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी? बताएं क्यों? है दोनों क्राइटेरिया लगाए, दोनों क्राइटेरिया लगाए। पहला क्राइटेरिया क्या है? नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लोस। तो यूज में है क्या? नहीं। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो है सलमान? है, हमेशा मौजूद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो। याद रखना, जो भी चीज तुम खरीदोगे उसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो हमेशा मौजूद है। यार यूज नहीं है, सेल करके तो कर सकते हो। और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली है कि नहीं है? आ गया तो लिखेंगे। बेशक वो अभी इस्तेमाल में, लेकिन बावजूद फिर भी हम उसको लिखेंगे अपने पास एज एन एसेट। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो भी एसेट खरीदते हो ना उसको अपने पास लिखना। ठीक है जी, आगे बढ़े। स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स आर यूजुअली कैरिड एज इन्वेंटरी। ये मैं बता चुका हूं आपको कि वो तमाम चीजें जो किसी मशीन की साथ लग रही हैं, इस तरह उसका कोई स्पेयर पार्ट है, वो इन्वेंटरी में जाएगा।
ठीक है ना भाई? नॉर्मल जो टूल्स वगैरह होते हैं ये तो साथ साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? इनकी लाइफ और मशीन की लाइफ नहीं होती है क्या? मशीन की लाइफ 1 साल से ज्यादा है ना, टूल की लाइफ 1 साल की ज्यादा की नहीं। तो क्या लिखा हुआ है जी? इसको आपने क्या करना है? एज इन्वेंटरी करना है, लेकिन यहां पे हाईलाइट कर ले मेजर स्पेयर पार्ट। हाउएवर मेजर स्पेयर पार्ट्स and standby equipment qualify as PPE when an entity expects to use them during more than one period. Similarly, if the spare parts and servicing equipment can be used only in connection with an item of PPE, they are accounted for as PPE. बात को समझेंगे, दो चीजें क्लियर कर लें यहां पे। स्पेयर पार्ट्स दो तरह के, एक कौन से हैं और दूसरे माइनर स्पेयर पार्ट्स। माइनर स्पेयर पार्ट्स क्या है? जो किस लिए जरूरी है या सर किस लिए जरूरी है? बिजनेस को या एसेट को रनिंग ऑफ, और रनिंग ऑफ एसेट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? और ये हम कहां लिखते हैं? अगर इनमें से कोई चीज बच जाए तो उसे हम कहां लिखते हैं? इन्वेंटरी। मैंने 10 टूल खरीदे हुए हैं, 8 यूज हो गए, 2 पड़े हुए हैं। जो 8 यूज हो गए वो एक्सपेंस हो गए प्रॉफिट एंड लॉस में। एहतशाम तो 2 पड़े हुए, वो क्या है? इन्वेंटरी। वो क्या कैपिटलाइज करेंगे एज पीपीई। ये किसके लिए क्वालिफाई करेगा? कैपिटलाइज करने का मतलब होता है मैं किसी भी चीज को बैलेंस शीट में लिखना, उसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइज करना। आपसे अगर ये पूछा जाए क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होंगे, तो आपने बताना है नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होते हैं। क्या मतलब है? उनको बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है? मेजर स्पेयर पार्ट्स का मतलब ये है कि इनकी जो लाइफ है, ठीक है जी, वो मोर देन 1 ईयर है, ठीक है? और ये एज सेपरेट कंपोनेंट डील हो रहे हैं। इनको हम स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं। गाड़ी के टायर चेंज कराना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू। सर उसकी डिपेंड करता है कैपिटल मेजर स्पेयर पार्ट है। क्या गाड़ी के टायर गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंडेंट है? नहीं। गाड़ी पुरानी हो नई हो, नए टायर नए टायर है, ठीक है ना? गाड़ी का इंजन चेंज करवाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या डिपेंड करता है कि गाड़ी 2016 मॉडल की है कि 1916 मॉडल की है? इसका मतलब है कि स्टैंड बाय इक्विपमेंट या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? मेजर स्पेयर पार्ट या फिर सेपरेट कंपोनेंट्स, ठीक है? इनको हम क्या करेंगे सलमान? कैपिटलाइज। कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं वलीद, कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं जो सिर्फ यूज होंगे तो इसी के साथ यूज होंगे, वरना यूज नहीं होंगे। ऐसे स्पेयर पार्ट्स को आपने माइनर और मेजर करके नहीं देखना। मैं रिपीट करता हूं बात को। कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स होंगे जो स्पेसिफिकली इस प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ ही यूज होंगे। बस जिस दिन ये वाला प्लांट इक्विपमेंट खराब हुआ, नया आया, नए के साथ ये यूज नहीं होंगे। तो क्या इन स्पेयर पार्ट्स का कोई और पर्पस हो सकता है?
नहीं हो सकता ना, यही प्लांट ही है ना, तो क्या करेंगे फिर? जब ये सिचुएशन आ जाए तो याद रखो आपने माइनर और मेजर स्पेयर पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना, आपने वो तमाम स्पेयर पार्ट्स को कैपिटलाइज कर देना है प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। शेप क्लियर होगी बात? तीन चीजें हैं, दोबारा से रिपीट करता हूं निशान। नंबर 1 माइनर स्पेयर पार्ट्स, माइनर स्पेयर पार्ट्स तो कभी भी कैपिटलाइज नहीं। वो तो इन्वेंटरी है। नंबर 2 मेजर स्पेयर पार्ट्स कैपिटलाइज क्योंकि उनकी अपनी एक लाइफ है। नंबर 3 ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो स्पेसिफिकली किसी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए ही यूज हो रहे हैं, उनमें आपने मेजर और माइनर में डिफरेंस, उनको आप क्या करोगे? यहां तक बात क्लियर होगी? हाँ जी सर अगर टायर की आपने मिसाल दी और साथ लिखा हुआ लाइफ 1 ईयर, सर अनएक्सपेक्टेड टायर की लाइफ नहीं होती, टायर की लाइफ माइलेज पे होती है। तो सर वो एक साल से पहले खत्म हो गया, तो उसको फिर कैपिटलाइज करेंगे यार 50,000 माइल, 50,000 किलोमीटर एक साल में चाल पे लेके जाना है? चल गया था। नहीं, नॉर्मल गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं होता। आप अपनी यूजेबिलिटी देखते हो ना, सही। ठीक है? वो बेसिकली हमारे यहाँ दो तरह की गाड़ियां हैं। हमारे यहाँ एक दो तरह की गाड़ियां वो हैं जो आम पब्लिक में, आम पब्लिक में तो गाड़ी चीखे मारती है बगैरता हम बस करते। कुछ इदारों में ऐसी गाड़ियां हैं जो इस्तेमाल ही नहीं होती हैं, ठीक है ना? हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं कि जहां पे बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो कि 34-35-40 साल से खड़े हुए हैं, जो पूरे इन 40 सालों में कितने इस्तेमाल हुए होंगे। सुबह सुबह स्टार्ट किया, पीछे लगाया ट्रक, पॉलिश किया, शाम के टाइम पे क्या कर दिया बस। अब उन सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में जो गोरा है वो टीके मारेगा। एक सिचुएशन में वो कहेगा कि तरस खाएगा गाड़ी के ऊपर हिड्डी से आती, और दूसरी सिचुएशन में कहेगा इस्तेमाल ही कोई नहीं है। तो आमतौर पे ना एहतसाब एसेट का एक यूजेज प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है ना? तो उस प्रिडिक्टेबिलिटी की अब इंजन की बात, अगर फिर तो इस तरह हम ये भी कहेंगे अगर एक गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलेगी तो फिर तो इंजन भी नहीं बचेगा, फिर तो इंजन नहीं बचेगा, ठीक है ना? आपने एक साल के अंदर, ठीक है ना, दिन में 28 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो फिर अगले साल के शुरू में आपने खोता गाड़ी को क्या है रक्षा, ठीक है सर? आपकी ये कंडीशन हो जानी है उसमें आपके पास। अगले पेज पे आइए जरा, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट किसे कहते हैं? इनिशियल मेजरमेंट का मतलब होता है उमर कि सबसे पहले जब तुमने अपनी बुक्स में लिखना है एसेट को, तो किस वैल्यू पर लिखना है। तो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नमान तीन चीजें सामने आ गई तुम्हारे। सबसे पहले क्या होती है? डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे शेप क्या होता है? रिकॉग्निशन। तीसरे नंबर पे मेजरमेंट। पढ़ेंगे जरा मेजरमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। किस पे करना है कि आपने रिकॉर्ड? हाँ जी, कॉस्ट में आएगी असल चीज, कॉस्ट है इसमें, ठीक है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश। बड़े बड़े इसको यार कैश और कैश इक्विवेलेंट paid and the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction। दोबारा से पढ़ेंगे, कॉस्ट क्या है? कैश और and the fair value of other consideration। इसको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। the cost of PPE consists of, क्या कुछ आता है कि हाईलाइट कर देने पे पहली पॉइंट क्या आ रहा है जी? 5 नंबर का सवाल बन सकता है इसके ऊपर, आपको कॉस्ट ऑफ एसेट बनाने को दी जा सकती है। items, its purchase price after any trade discount and rebates। आपने कौन सी वाली परचेज प्राइस लेनी है? ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाली या बाद वाली?
ये आपको शुरू में बिल्कुल याद करें, डिस्काउंट्स वाले में हमने पढ़ा था दो तरह के डिस्काउंट्स, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक सेटलमेंट डिस्काउंट। उसमें हमने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, वो लिस्ट प्राइस पर, और हम लोग जो एसेट को रिकॉर्ड करते हैं वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक हो गया ना बात। उसके बाद इसमें टैक्स दो तरह के थे, एक था रीफंडेबल टैक्स और एक था नॉन रीफंडेबल। कौन कौन सा टैक्स है? इसको इनपुट टैक्स भी कहते हैं। क्या है ये इनपुट टैक्स? क्या होता है? कैसे? इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो परचेजेस या पेमेंट्स के ऊपर पे करते हैं। शाम इनकम्स के ऊपर हमें इनपुट वैट पे करता है कौन? कस्टमर। और हमारे लिए क्या बन जाता है? वो आउटपुट। हमारे लिए क्या बन जाता है? आउटपुट। तो हसनैन इनकम्स पे क्या लगता है? इनकम्स पे क्या लगता है? आउटपुट। और परचेजेस पे क्या लगता है? इनपुट। इनपुट हमने पे किया है शुएब, और आउटपुट हमें मिला है। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग टैक्स वालों को पे या रिसीव कर रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम एफबीआर को, ठीक है ना, आउटपुट माइनस इनपुट, ये होता है ये नेट वैट लायबिलिटी आपके पास, या फिर रिफंड। जो आप टैक्स परचेज किया ना एसेट, जीएसटी, वैट किसे कहते हैं? वैल्यू एडिशन टैक्स को। जो जीएसटी है, खाना खाने जाते हो उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो ना, क्यों जी? जीएसटी, जीएसटी कहते हैं कंजम्पशन टैक्स को। किसको कहते हैं? कंजम्पशन टैक्स। आप जिंदगी में पाकिस्तान में कोई भी चीज खरीदेंगे उसके ऊपर क्या पे करेंगे आप? इररिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम 2 लाख है, 2000 है या 2 करोड़ है, हैव टू पे दी इनपुट टैक्सेस। तो वैट जो है वो किसको कहते हैं जी? कंजम्पशन टैक्स को। किसको? कंजम्पशन टैक्स। अब हुआ कुछ इस तरह से कि आउटपुट मिला 100, इनपुट तुमने पे किया था 80। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर से कितना मिला तुम्हें? 100। तुमने कितना पे किया? 80। तो आपके पास 20 का डिफरेंस आ गया ना। ये वैट रिफंड के लायक है या वैट लायबिलिटी? क्यों? नहीं, रिफंड हमें मिल रहा है सर। ये वैट लायबिलिटी है। क्यों सर? रिसीव हो रहा है। याद रखो, आउटपुट वैट जब भी ज्यादा होगा किससे? तो वो क्या होगा आपकी? और जब भी इनपुट वैट क्या होगा? आउटपुट से, तो वो क्या होगा आपका? याद रखना, ये जो वैट है ना, इसका बिजनेस की कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं रिपीट करता हूं बात को, वैट का बिजनेस की कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब हुआ? कस्टमर से 100 रुपया लिया तो ये तुम्हारी कैश फ्लो है क्या? नहीं ना। शुएब, आपने टैक्स वालों के बिहाफ पे कस्टमर से टैक्स ले लिया, ऐसे ठीक है ना? आपने क्या किया है? किसके बिहाफ पे ले लिया है? तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी होगी ना। क्या हो गया आपके ऊपर? अब आपने ऑलरेडी जो टैक्स पे किया है वो इसमें से क्या कर दें? माइनस। तो डिफरेंस जो आएगा, अगर तो डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है स्टैंड,
तो उनसे पैसे ले लेंगे, उसे बोलते हैं टैक्स रिफंड। क्या बोलते हैं उसको? और अगर ज्यादा पैसा बनता है जो हमने उनको देना है वो लाइबिलिटी हो जाएगी। अब बात क्लियर होगी? ठीक है शुएब, मैं ये बात कर रहा था कि ये इनपुट वैट की दो चीजें हैं। इनपुट वैट दो तरह का है, एक क्या है रिफंडेबल और एक है रीफंडेबल। एहतसाम ये है कि मैंने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर 15% वैट पे किया 15,000। ये 15,000 मेरा इनपुट वैट है। मैं ये इनपुट वैट रिकवर करवा लूंगा टैक्स अथॉरिटीज से। दिस इज कॉल्ड रीफंडेबल। ठीक है ना? ये क्या बन जाएगा आपका? रीफंडेबल टैक्स। सर लास्ट टाइम भी IAS 16 किया था, इसमें वैट नहीं पड़ा था, ये वैट इस फर्स्ट टाइम में पड़ रहा है। नहीं, इसमें भी कुछ खास नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। उस पर क्योंकि जिक्र आ गया जीएसटी का, मैं इसलिए समझा रहा हूं। क्योंकि नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल की हद तक समझ में आ रहा। नॉन रिफंडेबल सलमान, ये कौन सा टैक्स है जो आप पे करेंगे लेकिन आपको रिफंड नहीं होगा। तो जो चीज वापस ना मिले वो हम लोग क्या कर लेंगे? कैपिटलाइज कर लेंगे। ठीक है ना? तो मेंशन कर लेंगे कि जो रिफंडेबल टैक्स है इसको तो आपने कैपिटलाइज नहीं करना, लेकिन नॉन रिफंडेबल जो है इसको आपने क्या करना है? पार्ट ऑफ कॉस्ट करना है। उसके बाद देखेंगे directly attributable cost of bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. याद रख लो एक बात को, this is the definition of capital expenditure. All those expenditures जो कि जरूरी है शुएब किस लिए? किसी भी एसेट को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए किए जाए, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि इनके बगैर कोई भी एसेट प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट लोकेशन में ना आ सके। तो भाई अब रूल याद रहेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जैसा कि जिनके बगैर एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। बस एक रूल याद रख लो, पहिया घूमने से पहले तक का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल है। पहिया घूम गया एक दफा, उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रेवेन्यू है। ठीक है ना? पढ़ लो, मैं फिर और एग्जांपल देता हूं। एम्प्लॉई कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। तुम कोई एसेट इंस्टॉल कर रहे हो या एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसमें एम्प्लॉई की कॉस्ट क्या उनको पे किए बगैर एसेट प्रेजेंट कंडीशन या लोकेशन में आ सकता है? आंसर है नहीं आ सकता। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है। वैसे जो एम्प्लॉई की कॉस्ट है तो शाम को प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, वो कहां जाती है? लेकिन ये वाली एम्प्लॉई की कॉस्ट कहां जाएगी? ये कॉस्ट में जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ पीपी में जाएगी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। शुएब, साइट प्रिपरेशन किए बगैर एसेट वर्केबल कंडीशन में आ सकता है? नहीं। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये भी जरूरी है। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस सच एज आर्किटेक्ट एंड सर्वेयर फीस, ये सब चीजें, एजेंट्स फी, ये भी हिस्सा बनती है ना। मुझे आप एक बात बताएंगे, आपने एक बिल्डिंग ली है, उस बिल्डिंग में आपने लेते हुए एजेंट को फीस पे की है, तो विदाउट पेइंग एजेंट क्या वो बिल्डिंग रनिंग कंडीशन में आ सकती है? तो वो एजेंट फी भी किसका हिस्सा बनेगी? कैपिटलाइज होगी। ठीक है ना? अच्छा जी, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने मशीनरी मंगवाई है जर्मनी से, वहां पे उसको पेमेंट की, कॉस्ट का हिस्सा। फ्रेट करवाया, कॉस्ट का हिस्सा। कराची पे लैंड कर दी, पोर्ट पे ऊपर, इंपोर्ट टैरिफ पे करने, कॉस्ट का हिस्सा। ठीक है जी? कोई रिश्वत देनी है, कॉस्ट का हिस्सा। ठीक है? वहां से
उसको ट्रांसपोर्ट करवा के पिंडी लाना है, कॉस्ट कॉस्ट का हिस्सा। वो जो ड्राइवर है उसने खाना खाना है, यहां पर जहां पर आपने वो मशीनरी इंस्टॉल करनी है, वहां पे साइट की प्रिपरेशन करनी है, वो क्या है? आप समझ में आ रही है बात? उसके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है सब कॉस्ट का हिस्सा। मशीन हो गई इंस्टॉल, क्या हो गई? उसके बाद उसकी टेस्टिंग, ये भी कॉस्ट का हिस्सा, ये भी क्या है? कॉस्ट का हिस्सा। बस एक दफा टेस्टिंग होगी ना, समझ जाता हूं। एक टेस्टिंग के बारे में आगे देखिए, टेस्टिंग दो तरह की है, एक है प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट है और एक है मशीन टेस्टिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट कब लगती है? जब मशीन रनिंग में आ जाए। ऐसा ही होता है ना भाई, एक दफा मशीन रनिंग में आ गई तभी प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट लगेगी ना, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीन टेस्टिंग कॉस्ट क्या है? वो कैपिटलाइज, ठीक है ना? मशीन टेस्टिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज। प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि यार प्रोडक्ट कब बनती है? जब मशीन इसमें आती है। तो इस्तेमाल, मैंने क्या बोला है? इस्तेमाल से पहले का एक्सपेंडिचर क्या है? इसमें जो आखिरी पॉइंट लिखा है वो पढ़ें। When the entity has an obligation to dismantle and remove the asset at the end of its life, its initial cost should also include an estimate of cost of dismantling. चलिए, dismantling cost किसे कहते हैं? आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने कहा कि सर हमने आपके साहिल नापुर से तेल एक्सट्रैक्ट करना है। गवर्नमेंट आपको क्या देगी? लाइसेंस। उस लाइसेंस पे टर्म लिखी हुई होगी, वो टर्म ये होगी कि सर आपको 5 साल का लाइसेंस दिया जाता है। 5 साल के बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप अपना जो भी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपने इंस्टॉल किया हुआ उसको डिसमेंटल, उखाड़ के वापस लेकर जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी कॉस्ट? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। दाऊद, ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी ना? मैं क्या आप इससे अवॉइड कर सकते हैं? तो जो चीज अवॉइड ना हो सके उसको क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं उसको? ऑब्लिगेशन। ये पॉइंट मेंशन कर लें। ऑब्लिगेशन क्या है? जो अनअवॉइडेबल, एनीथिंग व्हिच इज अनअवॉइडेबल इज ऑब्लिगेशन। और जो अवॉइडेबल होती है उसे क्या कहते हैं? एनीथिंग व्हिच इज अवॉइडेबल, इंटेंशन। क्या कहते हैं? इंटेंशन, ठीक है ना? इंटेंशन और ऑब्लिगेशन में क्या फर्क है? ऑब्लिगेशन क्या है? अनअवॉइडेबल है, और इंटेंशन क्या है? तो आप समझ में आ गया। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की ऑब्लिगेशन होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट के साथ डबल एंट्री लिख लेनी। डेबिट एसेट, इसको हम कैपिटलाइज करते हैं, और क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग लायबिलिटी। एग्जांपल दी हुई नीचे, इसको पढ़ो जी। लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? लिस्ट प्राइस लेते हैं? नहीं लेते। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं? लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो 950,000 आपने कॉस्ट लेनी है, ठीक है? 950,000 ट्रेड डिस्काउंट को आपने माइनस करके लेना है। डिलीवरी कॉस्ट, बगैर डिलीवरी कॉस्ट इनकर किए क्या आपका एसेट रनिंग कंडीशन में आ सकता है? या नहीं आ सकता? कैपिटलाइज होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्ट्स फी बिल्कुल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं होगा। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का ताल्लुक एसेट से है? एसेट हो या ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। ये कुछ कॉस्ट लिख लें जो कभी भी कैपिटलाइज नहीं करनी, आपने लिख लेनी।
उसमें लिखें एडमिन कॉस्ट है, जनरल फिक्स कॉस्ट है, इसको जनरल ओवरहेड्स भी कहते हैं, ठीक है। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, या इसको अपोर्शन फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। और एबनॉर्मल लॉसेस, लॉसेस क्या होते हैं हसनैन? जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, बनाते हुए लॉस होता है कि नहीं होता? होता है ना? अच्छा, लॉसेस का केस परचेज एसेट से नहीं है। लॉसेस कब आते हैं? आफ्टर यूजेज। नहीं, जब हम किसी एसेट को मैन्युफैक्चर करते हैं। पीपीई में सब एसेट्स आते हैं, वो वाले एसेट भी आते हैं जो हम परचेज कर रहे हैं, वो वाले एसेट्स भी आते हैं जो हम खुद बनाएंगे। बिल्डिंग हम खुद नहीं बना सकते क्या? प्लान हम खुद नहीं बना सकते क्या? तो लॉसेस का ताल्लुक किससे है? लॉसेस दो तरह के हैं, एक है नॉर्मल लॉस और एक है एबनॉर्मल लॉस। सोच समझ के बताना मैं इन दोनों में से कौन सा कैपिटलाइज होगा। नॉर्मल क्यों? जैसे वो तो होता है जी, डेफिनेशन पढ़े कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या लिखी थी ऊपर? किसी भी एसेट को प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए कौन सा लॉस करना जरूरी है, नॉर्मल या एबनॉर्मल? दशाम नॉर्मल। तो नॉर्मल लॉस क्या होगा और एबनॉर्मल लॉस हम कहां करेंगे? अच्छा जी, उसके बाद नीचे पढ़ो जरा। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड द कंपनी अ लाइसेंस टू ऑपरेट द एसेट ऑन कंडीशन दैट द कंपनी विल रिमूव द एसेट। एंड ये क्या आ गया? डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग। मैंने भी बताया इसको आपने कैपिटलाइज कितने की है? 250 ये 250 ऐड है। ठीक है, कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये जरा सुकून से करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में तो श्योरिटी से कहा जाता है वो आएंगे ही आएंगे, में से एक है। ठीक है, और मुश्किल भी है क्योंकि मुख्तलिफ नौइयत के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके साथ। ठीक है जी, करते हैं।